अब तुम जाना वो जगह तो है अलग अलग बैठ जाओ। अरे ठंडा वैसे भी बैठ जाओ। आज बैठे हो 5 मिनट हो गया। मैं बैठ ही लाया था ना। ये है तो आप क्या अरे इधर पीछे जगह दिए ना 4 बैठे 4 5 में तुम भी कितने गए क्या नहीं शाम को तो हम बंद करते हैं। 2-3 बार मुड़ता है 3 बार बैठ के 4 बैठे 5 बैठे जगह बहुत सारे खाली पड़ी है। इधर आ जाओ पीछे। अरे कंडल नहीं अब ये बैठना सदा बनते पे जो आगे रखेंगे खाली इसीलिए। ये वाला मिल गया फिर कल मार्केट गई थी मुड़ गया ये सब अरे मुड़ गया था और ले जा मक्के उठा के पानी पी जाएगा हमारे तो ना भूल के पानी अब ये कैसे जाएगा जब भी जगह बहुत सारी बैठी ना अगर ये जब केबल की जरूरत हो टेबल में छोड़ दिया 5 दिन बैठते जी वो तो बेकार हो गया था या कपड़ा फिर जो ऊपर बना हुआ वो बेकार हो गया छोड़ दो ऐसे ही आगे बैठ के लड़ी से हटाओ लेके पीछे आओ बस बस चलो अकबर पढ़ रहे थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताओ क्या क्या पढ़ा दिया था कल कहाँ तक पहुंचे अकबर की राजनीतिक लाइन बता दी थी। अच्छा प्रशासन चल रहा था ना उसका चलो ठीक है प्रशासन की बात है इतना पीछे पीछे खाया बैठे आगे आ जाओ अच्छा फिर से हो आगे से तो बिल्कुल बताना परसों भी मुड़ गया उसको भेज
चलो अकबर के कॉन्क्वेस्ट बताओ जल्दी जल्दी क्रोनोलॉजी में। पहला कॉन्क्वेस्ट कौन सा था? अकबर के आक्रमण कहाँ पे था? पहला आक्रमण क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था? पहला आक्रमण क्या था? हाँ, गोंडवाना पहला आक्रमण था। कौन से सन में हुआ था? हाँ, अच्छा। दूसरा आक्रमण राजपूत वाला कब हुआ था? 1567 से 1578। और तीसरा आक्रमण गुजरात का राजा कौन था? बाज बहादुर था। गुजरात का या मालवा का? बाज बहादुर तो मालवा का था ना। गुजरात का बहादुर शाह, नुसरत शाह, मुजफ्फर थर्ड, यही सबसे बताए थे। ठीक है, उसके बाद में ये बताओ 1576 में जो लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी? 1576 की लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो कौन कौन के बीच में हुई थी? मानसिंह। ठीक है, अकबर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये बताइए अकबर का लास्ट कैंपेन कौन सा था? लास्ट कैंपेन कौन सा था अकबर का, जिसके बाद उसने संन्यास ले लिया? असीरगढ़ का किला। देखो उनके बातें करते करते बताया यार, तुम लोग क्लास में बैठ के नहीं बता पा रहे हैं। असीरगढ़ का किला, ठीक है। अंतिम कौन सा था? असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले के अंदर उस समय शासक शासिका कौन था? कोई था? असीरगढ़ का किला जब कैंपेन किया था तो उस समय कोई शासक शासिका थी वहां पे? कौन थे? होंगे तो ना, हाँ जरूर है, होंगे तो ही। खाली थोड़ी शासन को जाके अटैक कर दिया होगा। कौन था? कहाँ है असीरगढ़ का फोर्ट? खानदेश के अंदर। खानदेश में था। खानदेश कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की सीमा को खानदेश बताया जाता है ना। हाँ चलो, कौन था शासक वहां पे? नहीं पता? लिखवाया नहीं था तो याद भी नहीं है। लिखवाया नहीं, लिखाया तो है हमने, बताया भी है, तो लिखा नहीं होगा। खानदेश मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का रीजन पड़ता है साउथ के अंदर जाने के लिए। इसके अंदर बहमनी साम्राज्य का कुछ रूल था और बाकी बचा हुआ मालवा का जो रीजन था वो कुछ मध्य प्रदेश के रीजन को यहाँ पे मुजफ्फर थर्ड कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो बहमनी और मुजफ्फर थर्ड के कंट्रोल में ये पूरा का पूरा किला आया करता था। चलो प्रशासन की बातें कर रहे थे। प्रशासन में क्या पढ़ लिया था? ठीक है, चलो ये पढ़ रहे थे हम लोग साम्राज्य को। साम्राज्य की बात कर रहे थे तो प्रशासन सबसे पहले देख रहे थे, और प्रशासन के अंदर हम लोग केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहे थे। और केंद्रीय और प्रांतों का प्रशासन ये पहला टॉपिक था। इसके अंदर हम लोग ने ये देखा था कि साम्राज्य का प्रशासन जो था तो सूबों में या प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, सूबों में या प्रांतों में विभाजित है। उसके बाद आगे चल के आप देखोगे एक और तरीका है जिसकी वजह से ये साम्राज्य विभाजित होता है। वो क्या था? जमीन के आधार पर या भूमि के आधार पर, जिसमें जागीर आती थी, खालसा आती थी और इनाम आता था। ये तीन तरीके की प्रॉपर्टी में डिवीजन होता था। इसके आगे एक और डिवीजन देखेंगे जब आप राजस्व का पढ़ेंगे, तो उस समय जो प्रांतों का विभाजन दिख रहा है यहाँ पे, ये विभाजन पूरा का पूरा परगना के आधार पे हो जाएगा। किसके आधार पे हो जाएगा? परगना के आधार पे। जैसा पहले भी हम लोग ने पढ़ा है
कि प्रशासन का जो बंटवारा होता था वो प्रांतों में होता था या फिर परगना में होता था या फिर ग्राम में होता था, ऐसा होता था। अभी तक प्रांतों में विभाजन लिख रहा है केंद्रीय प्रशासन का, ये प्रांतों का हटा के अकबर ने सारा का सारा विभाजन किसमें कर दिया, आगे चल के परगना में कर दिया, ठीक है। और ऐसे 182 परगना डिवीजन थे अकबर के शासनकाल में। कितने? 182 परगना। अब 182 परगना पुराने टाइम से थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो कुछ ज्यादा देखने में मिल रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोग परगना का डिवीजन देखते तो 25, 30, 35, 50 मैक्सिमम इतना डिवीजन होता था। अकबर ने कितना करके रखा है? 182, 182 परगना। और 182 परगना के लिए 182 जगह ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। तो साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका था। जो हम लोग बात किए थे ना एक कल मैप बना के कि दिल्ली और आगरा में सीमित जो एक साम्राज्य है पूरा का पूरा, अब वो विस्तारित होके पूरा का पूरा भारत कवर कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के, दक्षिण भारत को छोड़ के, ये वाला इलाका छोड़ दीजिए सिर्फ इसको, क्योंकि यहाँ पे बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का रूल था, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा भारत, इवन इसके अंदर पूर्वी भारत भी है, और ये पूरा इलाका जो था इवन अफगानिस्तान तक का आगा, ये सब इलाका पूरा का पूरा किसके अंडर में था? अब अकबर के कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है। अफगानिस्तान में कौन कौन सी जगहें बताई थी? 2 जगहें बताओ जो अकबर ने कंट्रोल की थी, काबुल और कंधार, ठीक है। काबुल और कंधार ये वो जगहें हैं जो अकबर ने अफगानिस्तान तक जाके जीत चुका था। उसके बाद कश्मीर भी इसके कंट्रोल में है, और नीचे पूरा उत्तर भारत तो था ही कंट्रोल में, अब पूर्वी भारत भी इसके कंट्रोल में है, बंगाल बिहार भी कंट्रोल में है, राजपूती स्टेट भी सारी कंट्रोल में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भारत इसके कंट्रोल में था, इसलिए 182 परगनाज में इसको अपने साम्राज्य को डिवाइड करना पड़ा। आगे चल के जब राजस्व वाला बताएंगे तो राजस्व के अंदर आप लोग देखोगे कि इन परगनाज को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये परगनाज के हिसाब से देखा जाएगा। इसके बाद जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार ये बता दिया था फौजदार, ठीक है, और अमलगुजार, ये वो वर्ड है जो पूछ लिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रशासनिक इकाई क्या मतलब होता है, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद स्थानीय सरकार के बाद में जो आता है आपका अगला वो है भूमि राजस्व प्रशासन, ठीक है। चलिए इसकी बात कर रहे थे हम लोग, यहां से शुरू करना है भूमि राजस्व प्रशासन, ठीक है। पुराना रिवीजन जितना था वही है कल का पूरा क्लास का। अब भूमि राजस्व प्रशासन पे आगे बढ़ते हैं। राजा टोडरमल, जैसा मैंने बताया था, राजा टोडरमल इस समय के यहाँ के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। मतलब राजस्व से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, जितने भी वर्क हैं, वो सब कौन देखते थे? टोडरमल के अंडर में ही हुआ करते थे। अब टोडरमल जो थे यहाँ पे, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे इसके बाद में, सब में योगदान टोडरमल का देखने को मिलेगा। एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ते जाते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम लोग दहसाला प्रणाली, ठीक है। दहसाला प्रणाली टोडरमल के द्वारा इजाद की गई प्रणाली थी जो भूमि राजस्व को कलेक्ट करने के लिए किया जाता था, मतलब टैक्स का कलेक्शन करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता था। दहसाला प्रणाली वो प्रणाली थी जिसके अंदर 10 साल का एवरेज देखा जाता था, ठीक है। किसी भी लैंड के ऊपर 10 साल का एवरेज जो है, उस एवरेज को कैलकुलेट यहाँ पे दहसाला प्रणाली के अंदर किया जाएगा। 10 साल का एवरेज का मतलब ऐसा समझ लो, जैसे आगे चल के आप लोग परमानेंट सेटलमेंट या कुछ इस तरीके के और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे क्या करते थे, वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी कर लगाना होता था तो भूमि की व्यवस्थाओं को पिछले 10 साल के आधार पर जज किया जाता था कि मतलब इस लैंड के अंदर क्रॉप कैसा रहा है पिछले 10 सालों में। तो ये 10 साल का एवरेज निकालते थे और 10 साल के एवरेज के आधार पर जितनी भी भूमि को मापा जाता था उसका एवरेज उठा के उस पर कर लगा दिया करते थे, ठीक है। माना कि अगर 1 बीघा भूमि लगातार 10 सालों तक देखने को मिल रही है किसी एक व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, एक व्यक्ति के पास में 1 बीघा भूमि जो है लगातार 10 साल देखने को मिली है, तो इस 1 बीघा भूमि के ऊपर कितना कर लग सकता है उस कर को लगाया जाता था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कीमतें जो होती थी वो कीमतें समय के अनुसार बदलती रहती थी, समय के अनुसार बदलती रहती थी। दहसाला प्रणाली के अंतर्गत समय के अनुसार कीमतें बदलती रहती थी, मतलब महंगाई भी तो बढ़ेगी 10 सालों के अंदर। अगर आज कुछ है महंगाई तो कल कुछ और हो सकती है, तो इस हिसाब से 10 साल के एवरेज पे एक कर लगा दिया जाता था, दहसाला प्रणाली।
इसके बाद में दहसाला प्रणाली के बाद में एक और प्रणाली थी जिसको बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, गल्ला बख्शी प्रणाली कहते हैं। ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, गल्ला बख्शी या बटाई बोला जाता है इसको। बटाई कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड समझ सकते हो आप। बटाई का मतलब क्या होता है? बटाई का मतलब बांटना होता है। ठीक है, बांटना राज्य में और किसानों के मध्य जब किसी भी चीज को बांटा जाता था, खास करके फसलों के द्वारा उपज, फसलों की उपज से जो भी यहाँ पे पैसा आता था, उस पैसे को यहाँ पे आपस में बांटा जाता था। किसके बीच में? राज्य के बीच में और किसानों के बीच में। ध्यान रखिएगा इस बात को, फसलों की उपज के बाद में किसानों को फसल को बेचना होता था। बेचने के बाद में जो पैसा आएगा वो पैसा नकद फॉर्म में, पैसा नकद फॉर्म में लिया जाता था। ठीक है, सरकार कैसे लेगी पैसा? नकद लेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि फसल का 1/3 हिस्सा आप उठा के सरकार को दे देंगे, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था? किसान फसल उगाएंगे, उगाने के बाद में उसको मार्केट में बेचेंगे जाके, बेचने के बाद में जो हिस्सा आएगा उस हिस्से को 1/3 उठा के किसको दे दिया जाएगा? सरकार को दे दिया जाएगा, और बकाया सारा का सारा किसान अपने पास रख लेंगे। ये होता था बटाई सिस्टम। ठीक है, जिसको गल्ला बख्शी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, विभाजन है बेसिकली सरकार के बीच में और उनके बीच में। तीसरा देखिए विभाजन होता था, उसको नसाक बोला जाता था या कनकुट सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, कभी कभी लिख के आ जाता है कनकुट क्या है, सिर्फ इतना लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं राजस्व या भूमि व्यवस्था से रिलेटेड है। अब होता क्या था, पिछले कुछ सालों के आधार पर चेक किया जाता था कि किसान कितना भुगतान करते चले आए हैं अभी तक। जैसे एक एग्जाम्पल मान लिया 10 साल की जो हम लोग बात कर रहे थे, 10 इयर्स वाली, 10 साल के अंदर हम देखेंगे किसान भुगतान का क्या एवरेज है। मतलब मान लिया कि एक किसान 100 रुपए सालाना दे रहा है। ठीक है, 100 रुपए सालाना 10 साल तक वो देता चला आया, तो क्या होगा? उसी के हिसाब से एवरेज अगले साल के उसके ऊपर 100 रुपए सालाना के हिसाब से चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कीमतें थी वो समय के अनुसार नहीं बदलती थी। एक जगह समय के अनुसार बदल रही है, वो बताया मैंने, कौन सा सिस्टम है वो? दहसाला सिस्टम। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे नसाक की या कनकुट की, यहाँ समय के अनुसार कीमतें नहीं बदलती थी। अगर वो 100 रुपए पिछले 10 सालों से देता चला आया है तो 11वें साल भी कितना देगा? 100 रुपए ही देगा। तो ये कर व्यवस्था होती थी इस तरीके की। नसाक या कनकुट उन किसानों के ऊपर बेसिकली अप्लाई होता था जो किसान मध्यम वर्गीय या फिर निचले तबके के किसान हुआ करते थे। ठीक है, जो बड़े किसान या उचित किसान हुआ करते थे उनके ऊपर दहसाला और बटाई से काम चला लिया जाता था। तो ये नसाक बेसिकली उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम समझ आए टैक्स के 3 सिस्टम है। अगर आपको राजस्व कलेक्ट करना है तो राजस्व कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खेती या भूमि के द्वारा उपज की गई जितनी भी फसल है उसके ऊपर कर लेना पड़ेगा। और भूमि या फसल के उपज के कर को आप 3 तरीके से ले सकते हो, जो टोडर बल के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसमें मध्यम और उच्च के लिए बताया था। मध्यम वर्गीय के लिए ये वाला है नसाक या कनकुट, मध्यम या नीचे तबके के जो किसान होते थे, गरीब किसान कह लो आप। ठीक है, तो दहसाला प्रणाली फिर से एक बार बता दे रहा हूं, पिछले 10 सालों का एवरेज निकाला जाता था और वो एवरेज समय के अनुसार कीमतों में उछाल के हिसाब से बदलता रहता था। ठीक है, अगर एक किसान 10 साल में पहले साल अगर उसने 100 रुपए दिया है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे साल भी 100 ही रुपए दे। कीमत में उछाल हुआ तो उसको 101 रुपए अगले साल देना पड़ेगा। तो कीमत समय के अनुसार यहाँ बदलती रहती थी दहसाला प्रणाली में। और दहसाला प्रणाली में भी पिछले 10 सालों का वर्ष, क्योंकि 10 साल लिखा हुआ भी है इसके अंदर दहसाला, तो इसका मतलब ये 10 सालों का एवरेज यहाँ पे निकाला जाता था और उसके आधार पर कर लगाया जाता था। ये प्रणाली लागू हुई थी 1569 के आसपास, तो इसको 1570 से लेकर 80 तक का एवरेज निकाल के हर साल ऐसे ही आगे चल के कैलकुलेट करते चले गए। ठीक है, अकबर के ही समय काल के अंदर दहसाला प्रणाली समाप्त होती भी दिखती है। ये ज्यादा समय तक कारगर नहीं हो पाई क्योंकि कीमतों में उछाल किसानों को परेशान करता था और किसान इतना पेमेंट नहीं दे पाते थे। इस वजह से यही प्रणाली अकबर के ही शासनकाल के दौरान गिरती हुई दिखती है। ठीक है, बटाई या गल्ला बख्शी सिस्टम को जो बताया मैंने, वो ये बताया कि राज्य और किसानों के बीच में बंटवारे की बात हो रही है। ठीक है, और बंटवारा कैसे होगा?
बंटवारा ऐसे होगा कि किसानों ने जितनी भी उपज की है वो फसल इकट्ठी करेंगे, मार्केट में बेच के आएंगे और नकद पैसा उठा के सरकार को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वो प्रोवाइड करने की कीमत कितनी होती थी? 1/3 हुआ करती थी, मतलब 1/3 यहाँ पे उनको दिया जाता है, ठीक है, सरकार को। उसके बाद नसाक या कंकुट सिस्टम की बात करें तो नसाक या कंकुट सिस्टम, किसान जो भी भुगतान करते चले आए हैं पिछले कुछ समय में या कुछ समय के आधार पर, माना कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 10 साल में 100 रुपए दे रहे हैं तो 11वें साल में कितना देंगे? 100 ही रुपए देंगे। ये 3 सिस्टम है टैक्स अप्लाई करने के इस समय में टोडरमल के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई। अब इसके दौरान आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भूमि का वर्गीकरण था, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, वो किस तरीके का हुआ करता था। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, सारी लैंड अच्छी तो नहीं होगी, है ना, कोई गड्ढे वाली होगी, कोई खराब होगी, कोई बहुत धूल वाली होगी, या कहीं पे जो है इतना क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता होगा। तो इसी हिसाब से इस समय में भूमि का वर्गीकरण किया गया है कुछ पार्ट में, जिसमें एक है पोलज, ठीक है, पोलज भूमि होती है। पोलज भूमि का मतलब ये होता है जहाँ पे हर साल खेती की जाती है। जो नॉर्मल आप लैंड देखते हो जहाँ पे हर साल लैंड में क्रॉप्स हो रही है, कह सकते हो उपजाऊ, है ना, फर्टाइल लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, फिरती वर्ष होती है जिसको हम लोग फर्टाइल लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हर साल हो रही है। उसके बाद बात करें पड़ती, ठीक है, या परौती भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? 2 साल में एक बार, लगभग 2 साल का एवरेज निकालोगे तो एक ही बार यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि कोई लैंड ऐसी होती है कि उसको समय चाहिए होता है। आप उसके ऊपर 1 साल प्रोडक्शन कर पाओगे, फिर उसको छोड़ना पड़ता है 1 साल के लिए कि वो वापस से फर्टाइल हो जाए, तो उसके लिए समय चाहिए होता है। वो समय सीमा के लिए वो लैंड कैसी होती थी? पड़ती लैंड उस समय डिवीजन होता है। तीसरा होती थी चाचर, या इसको छच्छर भी बोला जाता है, ठीक है, चाचर या छच्छर बोला जाता है, जिसके अंदर गीली वीली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, उस तरीके की लैंड होती है। 3 या 4 साल में एक बार आप इसके ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक बार गन्ना लगा लिया अगर तो 2-3 साल अब आपको रुकना पड़ेगा, वो फिर से फर्टाइल होने का वेट करना पड़ेगा, फिर 3 साल लगेगा, तब आप इसके ऊपर क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाओगे। ये छच्छर टाइप की गीली मिट्टी के ऊपर होने वाली फसलें होती थी। उसके बाद बंजर आ जाती थी लास्ट में। बंजर वो होती थी 5 या अधिक वर्षों में सिर्फ एक बार ही आप उसके ऊपर प्रोडक्शन कर पाओ। ऐसी लैंड बंजर कहलाती है जिसमें आप 5 साल तक कभी कोई प्रोडक्शन नहीं किए हो। वो 5 साल लैंड जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई क्रॉप नहीं प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या कहलाएगी? बंजर कहलाएगी। तो ये 4 तरीके की लैंड का क्लासिफिकेशन, और ये अकबर के दौरान क्यों किया गया? क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो किसी भूमि के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर लगाए तो वो कर लगाते समय लोगों के साथ में इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। इंसाफ कैसे होगा? पोलाज के ऊपर सबसे ज्यादा कर लगा दो और बंजर के ऊपर कर लगाओ ही मत, रियायती दर या लगाओ ही मत जब लैंड पे क्रॉप नहीं हो रही है। अब आप लोग समझ रहे होगे कि ये 10 साल का दहसाला सिस्टम है या नसाक सिस्टम है, इनमें से किस पे लग सकता है, किस पे नहीं लग सकता है, ये बताओ। ये 4 टाइप की लैंड्स हैं, इनमें से चारों में से अगर हम बात करें दहसाला प्रणाली किस पे अप्लाई होगी? पुलिस पे हो जाएगी, और किसी पे? पड़ती पे भी हो जाएगी 2 साल में एक बार, और चाचर पे भी हो जाएगी। लैंड का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन हो ही रहा है, इस लैंड पे होगी। बंजर पे होगी या नहीं होगी? 5 साल में एक बार बोला गया है, ठीक है, और 10 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कर का जो वो होगा लगाने का तरीका या वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है, कम हो। दूसरी बात करो, अगर ये बटाई या गल्ला बख्शी सिस्टम, ये लगेगा चारों के ऊपर या नहीं लगेगा? सर ये तो 1/3 लग रहा है ना, 1/3 लग रहा है, हाँ लगेगा। सारी लैंड पे जब तक प्रोडक्शन होगा तब तक लगेगा, ठीक है। तीसरा वाला नसाक बताओ, नसाक लगेगा या नहीं लगेगा? चारों टाइप की लैंड पे नसाक का मतलब फिर बता दे रहा हूँ, जो अतीत में भुगतान चला आ रहा था उसी भुगतान को वो कंटिन्यू रखेगा। अगर 10 रुपए दे रहा है तो अगले साल भी 10 ही रुपए देगा, ऐसा वाला भुगतान सिस्टम प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसा कोई दहसाला वाला सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल में ही इसको कैलकुलेट किया जाए, ऐसा नहीं, इस पे नहीं लगेगा,
किस पे नहीं लगेगा? पुलिस पे लग जाएगा, ठीक है, हर साल का है। और भर्ती वाले पे 2 साल में एक बार। बताओ बताओ बताओ, सोचो, यही सोचना, जो पढ़ रहा है वही सोचना। बताओ लगेगा किस पे नहीं लगेगा, ये पूछ रहे हैं। सर बंजर भूमि पर हुआ तब हो जाएगी ये 5 साल के बाद उसने रियायती 5 साल तक अगर नहीं होती उसका कोई खेती तो वो बंजर भूमि कहलाएगी। और फिर अगर हम देखेंगे एक साल के बाद निकालना है उसका कि वही कर लगता आ रहा है तो सर वही कर तो भी लगा सकते क्योंकि अगर उस पर 5 साल तक भूमि मतलब कृषि हुई नहीं है तो उस पर कर नहीं लगा सकते। तो बंजर पे नहीं लगेगा आपके हिसाब से, बाकी तीनों पे लगना चाहिए। सब सहमत है इस बात से? कौन नहीं है सहमत? चाचा 3 से 4 वर्षों के लिए है लेकिन अगले वर्ष नहीं लगेगा उस पे। किस पे नहीं लगेगा? चाचा पे? हाँ रियायती दर से लगेगा रियायती दर से लगेगा, मतलब बंजर पे भी लगेगा उस हिसाब से। बंजर पे रियायती दर से लेकिन उस हिसाब से नहीं लगेगा कि 100 रुपए लगता आ रहा है तो 100 रुपए ही लगेगा। फिर किस हिसाब से लगेगा? फिर तो नसाब की डेफिनेशन ही बदल जाएगी, नसाब का सिस्टम ही बदल जाएगा। भूमि पे फसल ही नहीं होगी इसमें क्या देगा? उस पे कर क्यों देगा? बिल्कुल सही बात। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, नसाब प्रॉपर्टी जो है और नसाब कर जो है वो इस टाइप की प्रॉपर्टी पे लगेगा या नहीं लगेगा? बंजर पे, बंजर के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, बंजर के ऊपर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हर 5 साल में हमें कंफर्मेशन नहीं है कि अगले साल ये फसल होगी भी या नहीं होगी, और 5 साल के बाद में भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये होगी या नहीं होगी। इसमें जो लिखा 5 या 5 से ज्यादा साल गुजर जाए ऐसी भूमि बंजर भूमि कहलाती है। तो हमें कंफर्म ही नहीं है तो हम कैसे मान ले इसके ऊपर कर लगे? तो ऐसी लैंड को हटा दिया जाता था कर की प्रणाली से, क्योंकि बंजर भूमि के ऊपर आप मध्यवर्गीय और छोटे किसानों के ऊपर कर लगाओगे तो ये उनके साथ में गलत माना जाएगा। इस वजह से नसाब के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो इस बात को कि ये छोटे और मध्यम वर्गीय किसान है, इनके ऊपर तो पहले ही कर लगाने को सरकार माफ करने की कोशिश कर रही है। अब बंजर के ऊपर भी इनसे कर क्यों लेगी, है ना? तो नहीं लेती थी कर इनके ऊपर, बंजर भूमि हो क्यों जाती थी? खेती नहीं हो रही थी इसमें, सालों साल खेती नहीं होती थी तो उपजाऊ नहीं होती, लेकिन कुछ लैंड तो छोड़नी पड़ती है सालों साल खेती करने के लिए, मिट्टी गायब हो जाती थी वहाँ। वर्षा नहीं होती, 4-5 साल वर्षा नहीं होती, ऐसा जलवायु का मौसम का थोड़ा परिवर्तन हो। अच्छा, जलवायु परिवर्तन कह सकते हो, उसके अंदर बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक फैक्टर होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको झूम खेती होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन था और ये हमेशा से चला आ रहा है, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता है और ऐसी लैंड बंजर होती चली जाती है, ठीक है। तो उसका रीजन ये था, ठीक। ये बात तो बता दी मैंने, राजस्व भुगतान हमेशा नकद में ही किया जाता था, आमतौर पे ज्यादातर नकद में ही इसका भुगतान किया जाता था, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझ लो। चलो अब कुछ पोस्ट आ गई है तो पोस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पोस्ट कानून को भी दिख रही होगी आपको, ठीक है। देखिए कुछ पोस्ट देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कानून को एक शब्द लिखा हुआ है, कानून को की बात करते हैं तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया था। सरकार बोलते थे हम लोग, परगना बोलते थे, प्रांत बोलते थे और ग्राम बोलते थे, इस तरीके से सबका डिवीजन था। तो हम लोग अगर सरकार के ऊपर जाते हैं तो सरकार का कंट्रोल सीधा सीधा किसके हाथों में होता है? राजा या किंग के हाथ में या उसके मंत्री के हाथ में होता है।
ठीक है, सीधा वो उसको कंट्रोल कर पाए। 182 परगना का डिवीजन हो चुका है। 182 परगना में हर जगह एक हायर अथॉरिटी या एक हायर ऑफिशियल अपॉइंट करना है, ये तय बात है। ठीक है, तो वो हायर ऑफिशियल या हायर अथॉरिटी जो 182 परगना में अपॉइंट होते थे उनको बोला जाता था आमिल। क्या बोला जाता था? आमिल बोला जाता था। अभी लिखा दूंगा कौन कौन सी पोस्ट है। आमिल बोला जाता था। आमिल को जो सहायता प्रदान किया करते थे उसके अंदर कुछ शब्द आते हैं, पोस्ट आती है कुछ आमिल को सहायता प्रदान करने के लिए, क्योंकि एक परगना हिस्सा बड़ा है, उस परगना के अंदर ग्राम भी आ रहे हैं, उन ग्रामों को भी देखने के लिए कई सारे अधिकारी होते थे। तो आमिल को असिस्ट करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिनका नाम इनमें से एक है जो कानून को यहाँ पे लिखा हुआ है। कानून को का मतलब क्या है? कानून के बेसिकली राजस्व से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते थे परगना के अंदर वो सारे मैटर्स देखा करता था। इसके अलावा और भी अधिकारी हैं जो आमिल के अंतर्गत आते थे। उन अधिकारियों को जैसे कि हम लोग नाम दे सकते हैं, एक आमिल होता है, आमिल के अंदर आ गया कानून को, कानून के अंदर आता था एक पट्टीदार बोलते थे जिसको। ठीक है, पट्टीदार का मतलब मैंने बताया था एक बार, पट्टे पे जमीन दी जाती थी और उसको फिर कबूलियत मिला करती थी, तो ये सब काम करने के लिए एक पट्टेदार को रखा जाता था। ठीक है, इसी के अलावा कुछ और पोस्ट का भी इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन आप लोग नोट कर लीजिए चार्ट बना के कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे सरकार लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रांत लिखिएगा, प्रांत के बाद यहाँ पे परगना लिखिएगा और यहाँ पे ग्राम लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लीजिए। सरकार के अंदर एक पोस्ट होती थी सूबेदार। एक पोस्ट होती थी सूबेदार, सरकार के अंतर्गत एक पोस्ट है सूबेदार। सरकार देखिए राजा लीड कर रहा है, लेकिन राजा को भी असिस्ट करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। उन लोगों में एक पोस्ट है कौन सी? सूबेदार। सूबेदार बेसिकली जो कार्य देखता था वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के सारे कार्य ये देखा करता था। उसके बाद एक पोस्ट थी इसके अंदर जिसको बोला जाता था बख्शी। बख्शी काम देखता था सारे के सारे मिलिट्री के। ठीक है, सेना से रिलेटेड जितने कार्य थे वो कौन देखता था? बख्शी देखता था। इसके बाद इसी में एक और पोस्ट थी जिसका नाम था दीवान। दीवान क्या देखेगा? रेवेन्यू के सारे मैटर्स दीवान देखेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही प्रांतों में चले आते। प्रांतों के अंदर जो हायर ऑफिशियल्स होते थे उसको बोलते थे फौजदार। ये सारा का सारा एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के जितने भी वर्क थे वो सारे के सारे कौन देखता था? फौजदार देखा करता था। ठीक है, फौजदार। उसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पे जो बोलते हैं अमल गुजार। अभी पीछे पढ़ चुके हो ना, एक जगह आया था अमल गुजार। अमल गुजार का मतलब है रेवेन्यू से, राजस्व से रिलेटेड सारे मसले अमल गुजार के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अमल गुजार के अंतर सारे राजस्व से रिलेटेड मसले आया करते थे। यहाँ मिलिट्री वाला नहीं दिख रहा, क्यों? मिलिट्री वाला नहीं दिख रहा। मिलिट्री वाला यहाँ है बख्शी, यहाँ नहीं दिख रहा प्रांतों में। और आगे बता देते हैं, परगना की बात कर लेते हैं अगर, तो परगना के अंदर हमने बात करी आमिल होता था, जैसे आमिल होता था, इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, और एक होता था शिकदार होता था। शिकदार जो होता था एग्जीक्यूटिव, आमिल रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, शिकदार एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका से रिलेटेड और आमिल रेवेन्यू से रिलेटेड होता था, राजस्व से रिलेटेड होता था। ग्राम के अंदर आ जाओ तो ग्राम में होता था मुकद्दम।
या जिसको मुखिया भी बोलते हैं। ये क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव का कार्य करेगा। और उसके बाद में एक पोस्ट होती थी पटवारी। पटवारी कार्य करेगा रेवेन्यू का, राजस्व का। अब बताओ, अब ये बताओ, पहले वाले में तो बख्शी दिखा जो मिलिट्री का कार्य कर रहा है, लेकिन प्रांत में, परगना में, ग्राम में ये वाली पोस्ट नहीं दिख रही है कहीं भी। ऐसा क्यों? मिलिट्री सिर्फ केंद्रीय सत्ता के अंदर ही होती है, तो उसकी पोस्ट केंद्र में ही होगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसलिए प्रांतों में, परगना में, ग्राम में, हर जगह के मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बख्शी बैठा हुआ था, ठीक है। आगे चल के एक पोस्ट और दिखेगी आपको, मीर बख्शी। ये बख्शी मीर बख्शी से अलग है, ध्यान रखिएगा। मीर बख्शी, जब हम लोग मनसबदारी सिस्टम पे चलेंगे तो मनसबदारी में सिविल और मिलिट्री का हेड होता था मीर बख्शी। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो सूबेदार समझ गया, सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा, उसका सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार, जो कार्यपालिका के सारे कार्य कर रहा है। अब ये सब तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, कार्यपालिका क्या है, राजस्व क्या है, मिलिट्री क्या है। उसके बाद बख्शी है, बख्शी मिलिट्री के या सैन्य कार्य करता था सारे। दीवान, दीवान का मतलब राजस्व का बंटवारा और राजस्व का कलेक्शन करना पूरा का पूरा इसका कार्य था। ये किसके अंडर में था? राजस्व, टोडरमल के अंडर में, ठीक है। अगर अकबर की बात करें तो ये किसके अंडर में? टोडरमल, यहाँ से लीड कर रहा है वो। फौजदार, फौजदार के मतलब यही फिर से प्रांतों में जो कार्यपालिका का कार्य करेगा, और अमरगुजार जो राजस्व का कार्य प्रांतों के अंदर करेगा। शिकदार की बात करें तो कार्यपालिका परगना के अंदर 182 परगना का डिवीजन जो बताया था। उसके बाद आमिल जो है वो राजस्व, यही आमिल है, इसके अंतर्गत एक पोस्ट है जिसको हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं? कानून गो, ठीक है। यही आमिल है, इसके अंतर्गत एक पोस्ट आती है, मतलब इसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे कानून गो आता था, ध्यान रखिएगा। कानून को कोई बड़ा इधर उधर का अधिकारी नहीं है, आमिल को सिर्फ असिस्ट करने के लिए एक अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था जिसका नाम कानून को होता था, ठीक है। कुछ और भी शब्द इसमें देखने को मिलेंगे। एक शब्द देखने को मिलेगा बिटिकची, कुछ अजीब है लेकिन है, ठीक है। बिटिकची भी एक पोस्ट होती है। ये पोस्ट जो है बिटिकची की, ये अगेन फिर आमिल को असिस्ट करने के लिए सेकंड पोस्ट है। पहले ये और सेकंड ये। आमिल को असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट और है जिसको क्या बोलते हैं? बिटिकची बोलते हैं। आमिल को ही ये असिस्ट करते थे कौन कौन? कानून को और बिटिकची। बिटिकची भी किसका कार्य देखेगा? राजस्व का देखेगा। अगर आपसे पूछ ले बिटिकची मुगल एम्पायर में किसका अधिकारी था? किसका था? राजस्व का अधिकारी हुआ करता था। तो ये हम लोग बात करें, परगना में शिकदार होता था जो कार्यपालिका पूरी देख रहा है। उसके बाद में आमिल होता था। आमिल को 2-3 लोग चाहिए थे अपनी मदद के लिए। कौन कौन थे वो? कानून को था एक, और एक बिटिकची था। इसके अलावा आमिल को असिस्ट पटवारी भी किया करता था, ठीक है। क्योंकि पटवारी ग्राम के अंदर जितनी भी भूमि है उसका लेखा जोखा तो वही करेगा ना, तो किसको असिस्ट करेगा? ये आमिल को करेगा। तो अगर पूछ लिया जाए आमिल के अंतर्गत 3 कौन कौन सी पोस्ट आती है, वो कानून को हो जाएगी, बिटिकची हो जाएगी और पटवारी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुकद्दम आमिल के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है या नहीं? किसके अंतर्गत आएगी? शिकदार के अंतर्गत आने वाली पोस्ट को हम लोग मुकद्दम बोलेंगे, क्योंकि ये भी कार्यपालिका देख रहा है तो इसका मतलब कार्यपालिका से ही होगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात? नोट कर लो, नोट कर लो। देखो एक लाइन लिखी है यहाँ पे, कानून को भूमि के वंशानुगत धारक थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे वंशावली चला करती थी। मतलब कानून को अगर कोई व्यक्ति है उसका पुत्र भी आते समय में कानून को बनेगा। लेकिन यही प्रणाली जब आप पढ़ोगे मनसबदारी में तो वो बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं थी। ये स्टेटमेंट लिख के आते हैं कभी कभी कि मनसबदारी प्रणाली क्या वंशानुगत प्रणाली थी या नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कानून को तो दिख रही है हमको वंशानुगत है, लेकिन मनसबदारी कानून वो वंशानुगत नहीं हुआ करती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मनसबदार के ऊपर आ जाते हैं। मनसबदार की बात समझ लेते हैं। ये वाली बातें आपको समझ आ गई।
मनसबदारी की बात करें तो हम लोग अब आ चुके हैं रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। देखिए मनसब का मतलब कोई बताएगा? मनसब का क्या मतलब होता था? पता है किसी को? मनसबदारी व्यवस्था पता है क्या होती है? हाँ, इक्तादारी व्यवस्था पढ़ी थी। इक्तादारी व्यवस्था के अंदर इक्ता का मतलब क्या था? राजा के द्वारा छोटा टुकड़ा किसी को हाँ? राजा के द्वारा छोटा टुकड़ा भूमि का हाँ। किसान को किसी को देना, उसको इक्ता बोलते थे। मतलब इक्ता का रियल माना क्या बताया था मैंने आपको? इक्ता किसको बोलते थे हम लोग? अगर एक शब्द में आपसे पूछूं इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का मतलब लैंड होता है। भूमि को बोलते थे ना इक्ता, लैंड, यही तो थी। यहाँ पे अगर मनसबदारी प्रथा आ रही है तो मनसबदारी प्रथा का मतलब जैसे उन्होंने बोला पद होता है, मतलब रैंक को बोलते हैं मनसब, या किसी को पोजीशन जब हम कोई देते हैं तो उसको बोला जाता है मनसब, ठीक है। तो मनसबदार जो है वर्ड उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसको कोई पद, कोई रैंक या कोई पोजीशन दी जाए, उसको मनसब बोला जाता है। या उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? मनसबदार बोला जाता है, ठीक है। अब ये मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर ने शुरू की थी, इस मनसबदारी में दो तरीके की चीजें आती थी, एक सिविल भी आता था और एक मिलिट्री भी आता था। मतलब अगर बात करें हम लोग तो सीधा सीधा जितने भी कार्यपालिका से रिलेटेड कार्य थे वो भी मनसबदार अपने पास में ले जा सकता था। मतलब भूमि का बंटवारे से रिलेटेड जो भी कार्यपालिका करा करते थे वो ले जाता था, प्लस सैन्य विभाग से रिलेटेड ये पद तो था ही, ठीक है। तो मनसबदार के पास में दो पावर थी। ध्यान रखिएगा, ये मत ध्यान रखिएगा सिर्फ सैन्य पावर का सुप्रीम है, ऐसा नहीं है। ये दोनों को, सिविल और मिलिट्री दोनों को अपने अंडर में रखा करता था। अब मनसबदार के लिए होता क्या था? बेसिकली मनसबदार पोजीशन जो थी वो पोजीशन कुछ लोगों को दी गई उनकी जात और सवार के आधार पर। किसके आधार पर? जात और सवार। दो शब्द हैं, एक है जात और एक है सवार। ये है जात और ये है सवार। अब इसको कुछ ऐसा समझिए कि इसके अंदर रैंक दी जाती थी, कुछ पोजीशन दी जाती थी। रैंक और पोजीशन हुआ करती थी जो वो शुरू की जाती थी, मतलब 10 से मान लो स्टार्ट की जाएगी, और ये रैंक अकबर के समय काल में 5000 तक जाती है। कहां से कहां तक? 10 से लेकर 5000 तक जाती है, ठीक है। और ये 10 से लेकर 5000 तक जो रैंक जा रही है, इसका मतलब ये भी आपको समझाता हूं। मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जात और सवार दो तरीके की चीजें हैं। इसके अंदर जात और सवार का मतलब ये हो गया कि 10 से लेकर 5000 तक की रैंक लोगों को दी जाती थी जो मनसबदार बनाए जाते थे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया किसी के पास में 10 लोगों की आर्मी है। कितने की? 10 लोगों की आर्मी। मतलब एक राजा है, उसके अंडर में 10 लोग हैं, तो इसको कितनी रैंक मिलेगी? 10 रैंक मिलेगी। कितनी रैंक मिलेगी? 10 की रैंक मिल जाएगी। और इसी 10 की रैंक को बोला जाता था जात। क्या बोला जाता था? जात। इसी 10 की रैंक को जात बोला जाता है। फिर से समझिए इस बात को, एक आर्मी का हेड है, उसके अंदर 10 लोग हैं आर्मी के, ठीक है। मान लिया मैं हूं और मेरे अंडर में 10 लोग यहाँ पे हैं जो आर्मी लेके आगे बढ़ेंगे। उस रैंक को मेरे को क्या दी जाएगी? 10 की रैंक दी जाएगी। और ये 10 की रैंक सबसे निचली रैंक होती है। किसी भी अधिकारी को दी गई सबसे छोटी रैंक कौन सी थी? 10 की हुआ करती थी। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ, किसी के पास 500 की आर्मी होगी, दी गई होगी उसे, किसी को 5000 की भी आर्मी दी गई होगी, ऐसा हुआ होगा ना। तो जो 500 की आर्मी रखेगा उसकी जात या रैंक कितनी होगी? 500 की होगी, क्योंकि उसके अंडर में 500 जात आ रहे हैं। फिर ये सवार क्या है? सवार एक्चुअल में ये है जो घुड़सवार हुआ करते थे, उनकी बात हो रही है। मतलब जो घोड़े भी रखते थे अपनी आर्मी में, एक पैदल सेना होती थी और एक घोड़े के सवार घुड़सवार सेना होती थी। पैदल सेना की बात अभी तक हम लोग जात में कर रहे थे। जितने भी सिपाही हैं वो सब पैदल है मेरे पास में, वो क्या है? जात है। लेकिन अगर मैंने उसमें घुड़सवार ऐड कर लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? सवार। तो अब कैलकुलेट ये किया जाता था कि आपके पास अगर 10 की आर्मी है तो उस 10 की आर्मी में आपके पास में सवार 2 है या 3 है, ये भी देखा जाए, और इसके आधार पर रैंक दी जाएगी। अगर सिर्फ जात के आधार पर देते तो 10 से लेकर 5000 तक सिंपल सा कैलकुलेशन है, जिसके बाद जितनी आर्मी वो उतनी रैंक पे बैठेगा, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर सवार भी ऐड कर लिए गए। अब जब सवार को ऐड किया गया तो स्थिति बदल जाती है। स्थिति ऐसे बदल जाती है कि अगर मेरे पास 10 की आर्मी है तो मेरे पास अगर 5 पैदल हैं और 5 सवार हैं तो मैं एक अच्छा मनसबदार माना जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास जात 7 है और सवार सिर्फ 3 है तो मैं अच्छा मनसबदार नहीं माना जाऊंगा, क्योंकि सवार की संख्या जिस पे ज्यादा रहेगी उसकी रैंक अच्छी रहेगी। ठीक है, चले आते हैं 5000 की रैंक वाले पे। 5000 की रैंक वाला सर्वोच्च रैंक पे स्थापित व्यक्ति हुआ करता था। सर्वोच्च, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन होता था? जो 5000 की रैंक पे होता था। अब रैंक पे 5000 की रैंक आपको ज्यादा लग रही होगी नंबर्स में, लेकिन जो 5000 सैनिक अपने पास में रखेगा वो नो डाउट सर्वोच्च अधिकारी माना जाएगा यहाँ का। और यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला करते थे मनसबदार को? हाँ, कोई अमीरे बोल रहा था कुछ? अमीरे, अमीरे उम्दा। ये देखो यहाँ पे 3 चीजें लिखी है। ठीक है, एक है मनसबदार जिसको 500 जात या उससे नीचे मिला करती थी, जिसका मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया। इसको सिंपल हम क्या बोल देंगे? मनसबदार है। ठीक है, एक रैंक और होती थी जिसको अमीर बोला जाता था। 500 या 2500 के जात के बीच में जिसके पास होते थे उसको अमीर बोल दिया जाता था। अमीर उम्दा कौन होता था? जिसके पास 2500 जात से ऊपर होते थे। ठीक है, तो अगर ये 5000 की सेना वाला सर्वोच्च अधिकारी है तो इसको रैंक अमीर उम्दा ही दी जाएगी। ठीक है, तो अमीर उम्दा की रैंक से इसको विभाजित किया जाता था। अब 5000 की रैंक अकबर के समय में सबसे हाईएस्ट रैंक थी। इससे बड़ी कोई रैंक कभी दी नहीं गई। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मान सिंह एक अलग कैटेगरी के व्यक्ति थे, जिनके लिए अकबर ने बोला ये सर्वोच्च से भी सर्वोच्च है, इनके लिए कोई रैंक का डेजिग्नेशन मैं कर ही नहीं सकता। इनको दी गई थी 7000 की रैंक। कितनी? 7000 की रैंक इनको दी गई थी। और मान सिंह को जब 7000 की रैंक दी गई थी तो ये इस समय में सबसे ऊपर और सर्वोच्च अधिकारी बन गए थे। मतलब अमीर उम्दा से भी बड़े अधिकारी ये बन चुके थे। और 7000 की आर्मी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जात के लोग नहीं थे, सवार भी उसमें उतने ही होते थे जितने जात के लोग होते थे। ठीक है, तो जात और सवार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मनसबदारी समझ आ गया। मनसबदारी का मतलब क्या होता है? रैंक या पोजीशन देना किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, और रैंक और पोजीशन को देने के लिए 2 तरीके से उसको विभाजित किया जाता है, या तो जात या फिर सवार। और जात और सवार के बेसिस पे देखा जाता है किसके पास जात मतलब पैदल सिपाही कितने और किसके पास सवार घुड़सवार कितने लोग हैं। ठीक है, तो जिसके पास जात और सवारों की संख्या बराबर होगी उन बराबर वालों को भी देखा जाएगा, जिनके पास कम होगी कम को भी देखा जाएगा, ज्यादा होगी ज्यादा देगा, और उस हिसाब से ये रैंक्स उनको डिवाइड करके दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे ये बताओ, ये इस समय में अकबर जो था किसी तरीके का हुलिया या फिर ऐसा कोई व्यवस्था दाग प्रथा यूज करता था? इस समय अकबर कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करता था क्या? शेरशाह ने तो करा था। अभी पीछे करके आए थे हम लोग। शेरशाह के बाद तुरंत अकबर है। अकबर ने अपनी पूरी आर्मी नई तरीके से बनाई हुई है, और आर्मी वही है जो शेरशाह की आर्मी थी, बताया था ना मैंने, वही आर्मी पूरी कूच करके इधर आ गई थी। तो बहुत सारी आर्मी वहां से भी। तो अकबर क्या ऐसा कुछ करता था? हुलिया या दाग प्रथा ऐसा कुछ प्रमाण अगर करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? रीजन बताओ। करता था वो गया साइड, रीजन बताओ। अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? दास नहीं, में दाग प्रथा, दाग जो घोड़े के ऊपर ठप्पा लगा देते थे वो वाला। ये मेरा ही घोड़ा है ये, और किसी का नहीं है, दूसरी आर्मी का नहीं है, ऐसा बताया जाता था। वो अच्छी घोड़े लगती थी कि वो ले आते थे, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा मिलता था। हाँ, तो ये अकबर के समय में खत्म हो गया था। मैं यही पूछ रहा हूँ, नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ, लॉजिक थोड़ा सा लगा सकते हो कि शेरशाह यूज कर रहा था, उसके बाद में वही सारी आर्मी यहाँ पे आ गई, और वही आर्मी आने के बाद में बहुत सारे तमाम आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी यहाँ पे अप्लाई हो गए। उसके बाद आर्मी भी अलग तरीके से बन भी गई।
तो क्या वो प्रथा वापस चली आई है? उस प्रथा को अकबर ने कभी खत्म कर दिया? क्या किया होगा? मतलब अगर किया होगा तो क्यों किया होगा, और नहीं किया तो क्यों किया होगा, ये पूछ रहा हूँ। इसका कोई कारण बता दो बस। दोनों आंसर सही मान लूंगा आपके कि हाँ ठीक है चलो, दाग प्रथा चलती थी। दाग प्रथा चलती थी तो अकबर क्यों चला रहा था? इसका लॉजिक। दाग या हुलिया प्रथा चलती थी तो अकबर क्यों चला रहा था? पहले लोग क्यों चलाते थे? घोड़े की वजह से, पहचान के लिए, घोड़े की पहचान के लिए, मतलब करप्शन ना हो ना बेसिकली, इसीलिए तो चलाते थे ना कि करप्शन जैसी कोई भी चीज बीच में ना आए। तो पहले के लोग ऐसे चलाते थे। अकबर चला रहा है तो क्यों चला रहा है? वो भी इसीलिए चला रहा होगा, इसीलिए चला रहा होगा। कुछ अलग रीजन तो होना नहीं चाहिए ना, इसीलिए लिखा हुआ लिखा हुआ होता कहीं ना, और अभी तक तो दिखा नहीं लिखा हुआ। और नहीं चला रहा था चलो दाग प्रथा, तो उसने क्यों शेरशाह की दाग प्रथा प्रणाली हटा दी? अब नहीं चला रहा, मान लो अब नहीं चला, और नहीं चला रहा तो उसने वो प्रथा क्यों हटा दी? सर उसने अगर हटाई होगी तो इस वजह से भी हटाई होगी कि सैनिकों का जो वेतन है वो समान कर दिया होगा कि घुड़सवारों का भी वेतन उतना ही होगा और उसका भी उतना ही होगा। तो वो प्रथा अपने आप ही बंद हो जाएगी कि उसमें दाग लगाने का मतलब ही यही था कि जो मतलब जिनके पास घोड़े होते थे उनकी तनख्वाह जो थी वो ज्यादा होती थी। इस वजह से दाग प्रथा चालू की गई थी। अगर हटाई भी गई होगी तो इसीलिए हटाई गई होगी कि घोड़ों की जिनके पास घोड़े हैं उनके सैनिकों और जो नॉर्मल सैनिक हैं उनकी तनख्वाह बराबर। पहले क्या सारे लोग घोड़े रखते थे? कुछ लोग रखते थे इसलिए, और कुछ पैसे ज्यादा मिलने की वजह से इधर उधर के घोड़े ले आते थे। इससे दाग प्रथा चालू की गई थी कि इधर उधर के बेकार के घोड़े इस्तेमाल ना हो। देखो होता क्या था पहले ये होता था, जब भी घुड़सवार सैनिक कलेक्ट होते थे तो घुड़सवार सैनिकों के साथ में तमाम घोड़े भी इकट्ठे किए जाते थे, और उस समय जितने आदमी हैं उतने घोड़े उनको काउंट किया जाता था, काउंटिंग की जाती थी कि इतने घोड़े यहाँ पे हैं या नहीं है। अब उससे ज्यादा घोड़े निकल आए तब भी डाउट, उससे कम निकल आए तब भी डाउट। तो दाग प्रथा प्रणाली को चलाया इसलिए गया क्योंकि ये प्रोसेस हम बार बार नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे तमाम घोड़ों को गिने बैठे कि ये घोड़े हैं, ये घोड़े। एंट्री करते समय ही घोड़ों का दाग देख लिया जाता था और पता चल जाता था ये घोड़े आर्मी के हैं या नहीं है, पता चल जाता था। और ऐसा तभी इसलिए भी किया जाता था क्योंकि सैलरी या वेतन का जो बंटवारा था वो दाग लगे घोड़ों को ही दिया जाता था, और घोड़े लोग रखते ही इसीलिए थे क्योंकि उनको वेतन अच्छा मिलता था, नकद में मिलता था। मनसबदारी प्रथा जब लागू हुई तो ये तमाम जितना भी प्रोसेस था खत्म कर दिया गया। खत्म करने के पीछे लॉजिक क्या था कि मनसबदार के हिसाब से रैंक दी जा रही है, तो गिने हुए हैं पहले से कि इतने सवार हम आपको दे रहे हैं। अगर हमने 10 की सेना बनाई तो 3 हम आपको घोड़सवार देंगे और 3 ही घोड़े आपके पास में मिलने चाहिए। तो वो लॉजिकली इस बात से प्रूव हो गया मनसबदारी प्रथा से कि जितने घोड़े होंगे उतनी आर्मी के साथ में वो चलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब सवार लोग कितने होते थे और जात कितने होते थे। तो जात और सवार प्रथा ला ही इसीलिए गई थी कि ये बात खत्म कर दी जाए कि हुलिया या फिर दाग प्रथा जैसी चीजें भी कुछ हमें चलानी है। अकबर सब कुछ तो शेरशाह वाला नहीं करेगा ना, अपना भी तो कुछ अलग करेगा। तो वो अपनी आर्मी को अलग तरीके से दिखाने के लिए उसने हुलिया या दाग प्रथा जैसी तमाम चीजें हटा के क्या कर दिया, जात और सवार वाला कर दिया। ठीक है, तो ये उसी का रिप्लेसमेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो दाग या हुलिया प्रथा खत्म हो गया, अब क्या आ गया था, जात या सवार प्रथा आ चुकी। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखिए, धार्मिक नीति की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रिवेन्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत? ठीक है, रिवेन्यू इतना ही है, समझने के लिए काफी है आपके लिए। रिवेन्यू के बाद में अगर थोड़ा सा रिलीजियस पॉलिसीज की इसकी बात करें तो थोड़ी नहीं, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड रिलीजियस पॉलिसीज है इसकी। ठीक है, हर बात में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई है इसने जो भी रिलीजियस डिसीजन लिए। कुछ डिसीजन आरंभिक जिसके जो थे वो डिसीजन कंट्रोवर्शियल नहीं हुए, बाकी सारे डिसीजन कंट्रोवर्शियल हुए। प्रारंभिक डिसीजन ये थे कि इसने धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। पहला काम क्या किया इसने,
धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। धार्मिक कर मतलब उन लोगों के ऊपर धार्मिक कर लगा करता था जो किसी भी रिलीजियस प्लेस में विजिट करने जाते थे, तो विजिट करने से पहले क्या लगता था, एक धार्मिक कर उन्हें चुकाना पड़ता था। ठीक है, जैसे आज के समय में भी कुछ कुछ जगहों पर लगता है। पहले ऐसा अकबर के दौरान उसने ये कर खत्म कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर आप देखते चले आ रहे हो, प्रोमिनेंट तरीके से बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इस समय इसने क्या करा था, जजिया कर को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर हो चाहे तीर्थ यात्रा पे करो, ऐसे कर समाप्त करने पे तो इसको शाबाशी जरूर मिली, लेकिन उसके बाद के जो कार्य हैं उसके ऊपर लोगों ने इसको लगातार घेरा ही था। जैसे कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स में जैसे इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा की बात हो रही है। ठीक है, आगरा के अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक इबादत खाना मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे एक जामा मस्जिद भी बनी है जो दिल्ली की तर्ज पे ही बनी थी, यहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो वहां पे इसने एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना को क्या बोला जाता था, बेसिकली वर्शिप हाउस बोला जाता था या पूजा का घर बोला जाता था। अब होता था क्या इसके अंदर कि इबादत खाना के अंदर तमाम धर्मों के लोग कलेक्ट होते थे, किसी एक धर्म का नहीं, कौन होते थे, तमाम धर्मों के लोग कलेक्ट होते थे। हर एक मत का व्यक्ति यहाँ पे आके कलेक्ट होता था, चाहे वो हिंदू फिलोसफी हो, चाहे इस्लामिक फिलोसफी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कोई भी, हर धर्म के अनुयायी यहाँ पे आके कलेक्ट होते थे। पहले तो अकबर ने था केवल मुसलमानों के लिए किया गया, पहले शुरुआत में उसने वही किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, इसको चेंज कर दिया था। इबादत खाना जो बेसिकली था वो सबके लिए था, हाउस फॉर ऑल था, इसको इसी तरीके से बोला जाता है। हालांकि शुरुआत में उसने किया था, मैंने बोला ना कंट्रोवर्शियल रहा है हमेशा से, तो कंट्रोवर्सी का ये रीजन था, उसने सभी धर्मों के लोगों को इनवाइट किया, और इनवाइट करने के लिए उसने एक बेवकूफ़ी बहुत बड़ी कर दी। वो बेवकूफ़ी क्या थी, इसके अंदर उसने आम चर्चा शुरू करा दी। आम चर्चा का मतलब ये है कि आप किसी धर्म के ऊपर खुल के बात कर सकते हो। ठीक है, धर्म के ऊपर खुल के आलोचना कर सकते हो, धर्म के ऊपर खुल के क्वेश्चंस कर सकते हो, और किसी भी धर्म के ऊपर आपको आंसर देना पड़ेगा अगर उस धर्म का वहां पे कोई भी हेड बैठा हुआ। तो ये तमाम लोग आके बैठे, अब एक मौलाना साहब भी बैठे आके, एक पंडित जी भी आके बैठे, ठीक है, एक फादर साहब भी आके बैठे हैं, ठीक है, और एक गुरु जी भी, सिख गुरु भी आके बैठे हुए, और बुद्धिस्ट जैनिस्ट वाले लोग भी यहाँ पे आके बैठे हैं। तो सबके मत अलग अलग हैं, तभी तो धर्म अलग अलग है ना। भले से टारगेट या पोजीशन सबकी जाने की सेम हो, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं। अब एक ने बोला हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, एक ने बोला हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो सामने वाला बोलेगा तुम करो, मुझे क्या लेना देना, वो कहेगा ठीक है तुम मत करो, मुझे तो लेना देना है। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा इस बात से, जब दो अनमत के लोग एक साथ बैठेंगे। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इसने कोई कमेटी नहीं बनाई। ठीक है, होता यह था कि झाड़ू लेके एक दूसरे को मारने तक लगे वहां पे लोग। ठीक है, ये हालत आ चुकी थी। अब इबादत खाना का जो पर्पस था आपसी मतभेद सॉल्व करना, वो और कॉन्फ्लिक्टेड बनता चला गया। मतलब आप किसी के भी मत को कभी छीन नहीं सकते। पहली बात तो जिसका जो मत है वो मत रहेगा, आप उसको छीन नहीं सकते, और छीनने की अगर कोशिश भी करोगे तो फिर हिंसात्मक रवैया अपनाया जाता है और वो हिंसा होती है। तो ये तरीके होते थे। अब आपने तमाम धर्मों के लोगों को एक साथ आके बैठा दिया, और बैठाया भी किसको, जो रिलीजियस गुरु होते थे, जिनको अपने धर्म की सबसे ज्यादा नॉलेज होती थी। ठीक है, ऐसे लोगों को बैठाया तो वो व्यक्ति अपने धर्म की किसी भी बात की क्वेश्चनिंग से बचना चाहेगा कि मेरे ऊपर आप क्वेश्चन आरोप लगाने वाले होते कौन, होता है ना ये वाली बात कि आप मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो, आप मेरे ऊपर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ आपस में। ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर आरोप लगे, तुम हिंदू धर्म से निकले हुए हो, तुमने करा क्या नया आके, वही चीजें सब तुमने करी हैं। इस्लाम के ऊपर आरोप लगे कि आप तो 6ठी शताब्दी के अंदर आ गए, उससे पहले कोई वर्चस्व नहीं है आपका। ठीक है, हिंदू धर्म के ऊपर लगे मूर्ति पूजा, हर जगह मूर्ति पूजा को भी नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं ईश्वर की ऐसे भी श्रद्धा करनी चाहिए। ऐसे तमाम क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ करते थे। अब इन क्वेश्चन से कई सारे लोग इस बात से एग्री नहीं किया करते थे, तो कॉन्फ्लिक्ट होते थे फिर आपस में। और इन कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करने के लिए मैंने बोला कोई हेड नहीं, तो अकबर ने क्या करा, खुद को हेड बना दिया। क्या करा, खुद को हेड बना दिया। अब सोचो एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, कभी उसने ना तो कोई शिक्षा ली और ना ही कोई धार्मिक शिक्षा ली, उसे धर्म की भी कोई शिक्षा नहीं पता है, ना ही ऐसी कोई शिक्षा उसने एजुकेशन। वो व्यक्ति अपने आप को हेड बना लेता है और हेड बना के उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़े टाइम में उसे ये बात समझ आ जाती है कि मैं ज़्यादा समय तक राजा नहीं रह पाऊंगा अगर ये हरकतें कर पाया। ठीक है, क्योंकि कोई भी जनता थी, चाहे आप किसी भी जनता के फेवर में डिसीजन लोगे तो एक
तबका आपसे जरूर नाराज होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा बैलेंस बना लेना तमाम धर्मों के बीच में, ये लगभग इम्पॉसिबल चीज थी। उसने इसके लिए कोशिश की, उसके लिए लोग उसको जरूर तारीफ करते हैं कि हाँ उसने कोशिश तो की एटलीस्ट, कम से कम, लोग करते भी नहीं है, ठीक। तो इस कोशिश के लिए उसने यहाँ पे जो इबादत खाना बनाया था वो बहुत ही जल्दी फेल हो गया। मात्र 2 से 3 साल इबादत खाना चला, उसके बाद में ये फेल हो गया और अकबर को इसे मजबूरी में बंद करना पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तमाम लोगों को एक रूफ, अंडर अ रूफ लाने के लिए यहाँ पे उसने ये कार्य किया था, इबादत खाना। और देखिए इसने जब अपने आप को हेड बनाया था कि तमाम धर्मों के बीच में ये सलाह करा देगा, रिजॉल्व करा देगा डिस्प्यूट, तो इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी जिसको सुलाह कुल बोला जाता है, ठीक है। सुलाह कुल, सुलाह कुल पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन से राजा को सुलाह कुल के नाम से जाना जाता है। तो सुलह का मतलब, सुलह तो समझ ही रहे हो आप, और सुलह कुल का मतलब ये हो गया कि तमाम धर्मों के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इसने अपने आप को ये उपाधि दी, ठीक है। मतलब सार्वभौमिक शांति या सहिष्णुता के विचार की वकालत की कि तमाम धर्मों के लोग सब एक ही जगह आके मिलजुल के रहें, ठीक। ये पहली कोशिश है। इस कोशिश को फेल होने के बाद में ये बिल्कुल नहीं माने, ठीक है। एक इंसान होता है फेल हो गया, नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने बोला हुआ कैसे नहीं, आगे चल के दूसरी कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी कोशिश भी देखिएगा, ये नोट कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा 1575 में स्टार्ट हुआ था और 1579 में इसका एंड हो गया था, ठीक है। वही 3-4 साल अप्रॉक्स 4 साल के अंदर इसका अंत हो गया था, ठीक। यहाँ पे इसने अपने आप को सुलह कुल के अलावा एक और उपाधि दी थी, अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। तो सुलह कुल की उपाधि भी उस नाम से जाना जाता है। सुलह कुल का मतलब यही होता है कि सार्वभौमिक शांति को प्रदान करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो सुलह कुल की उपाधि से भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ लिखवाया है। हाँ, माज़र अभी आएगा, आगे बताऊंगा। माज़र भी अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन एक और राजा जाना जाता था, कौन था? अमीरुल मोमिनीन के नाम से एक और टाइटल किसी राजा को दिया गया है। दिल्ली सल्तनत का राजा है अलाउद्दीन। खुद दी थी, लोगों ने दी थी? खुद स्वयं को दी थी उसने अमीरुल मोमिनीन। हो गया ये, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे इनकी लाइफ में जिनका नाम था शेख मुबारक, ठीक है। एक व्यक्ति है शेख मुबारक जिनका नाम है। ये इनको धार्मिक नीतियों से रिलेटेड जितनी भी अफवाहें फैला मिलते थे इनके कानों में डाल दिया करते थे, ठीक है। मतलब कह सकते हो अगर सही भाषा में तो धार्मिक सजेशन दिया करते थे, राय दिया करते थे, ठीक है। अफवाहें फैलाने का मतलब बहुत गलत अफवाहें इनको इन्होंने दी थी, जिसकी वजह से ये सब हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। शेख मुबारक पिताजी हैं अबू फजल और अबू फैजी के, दो व्यक्ति जो राइटर हैं इनके समय में और जो नौरत्नों में से भी एक,
ठीक है, अबू फजल और अबुल फैजी, उनके पिताजी का नाम था शेख मुबारक। अब शेख मुबारक धार्मिक राय दिया करते थे अकबर को सारे के सारे। इन्होंने अकबर को एक और राय दी, इन्होंने अकबर को बोला आप एक डिग्री जो है इसको अपना लो, इसका नाम था इनफेलेबिलिटी की डिग्री। अभी बताता हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं। इन्होंने अकबर को राय दी कि आप इनफ्लेबिलिटी की डिग्री को एडॉप्ट कर लो। इसका मतलब ये होता है अभ्रांतता। कोई मतलब बताएगा? अभ्रांतता, इनफ्लेबिलिटी डिग्री, ये अकबर को एडॉप्ट करने का सजेशन दिया था इन्होंने। दोनों माध्यम के छात्र हैं ना यहाँ, हिंदी वाले तो बता दो अभ्रांतता क्या होती है? पता है कोई लॉजिक? तुक्का? कुछ भी नहीं, दिमागी काम नहीं करता। हम से अभ्रांतता का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ये भ्रम रखे या ये गुमान करे कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभ्रांतता का मतलब ये होता है। इसका मतलब इनफ्लेबिलिटी का भी यही होता है, इनकैपेबल ऑफ एरर, बिना किसी गलती किया हुआ व्यक्ति को क्या होता है? अभ्रांतता की बीमारी होती है, ठीक है। मतलब उसे लगता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा होता है। और हर ह्यूमन ये पढ़ा था वर्बल सब्स्टिट्यूशन, हाँ, जिससे कभी गलती ना हो, हाँ, जिससे कभी गलती ना हो, इसका मतलब यही होता है। तो अभ्रांतता के अंदर अब इनको ये टाइटल देने के लिए सजेस्ट किसने किया? शेख मुबारक ने। शेख मुबारक इनको एक ऐसा टाइटल दे रहे हैं कि लगभग इनको भगवान या ईश्वर बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इनसे बोला गया कि आप अभ्रांतता का सिद्धांत अपना लीजिए, मतलब आप सुल्तान हैं, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो बोले इसको अनाउंस कैसे करूं? बोले अनाउंस कर दो महाजर लाके। महाजर क्या है? महाजर क्या है? ये था हाँ? ये बात है कि मैं ये जो भी धार्मिक लोग हैं इनके अधीन ना रहेंगे, और मैं जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके उनके लोग मानूंगा, और अंतिम निर्णय भी राजा का ही होगा। जैसे विभिन्न धर्मों के बीच में विवाद हो जाता था, हाँ। तो अकबर ने अपने पास ये रखा था कि मैं बिना मतलब मैं ना कुरान को देखूंगा और ना ही किसी ग्रंथ को देखूंगा, मैं अपने अनुसार इसका निर्धारण करूंगा। अच्छा, तो ये तमाम ग्रंथों से रिलेटेड था या सिर्फ कुरान से रिलेटेड था? सभी ग्रंथों सभी ग्रंथों से उसका कहना ये रिलेटेड था कि मैं मतलब जो था कि मैं कुरान को नहीं देखूंगा, लेकिन और ग्रंथों की किताबों को भी नहीं देखूंगा, मेरे को जो लगता है मैं वो करूंगा। देखो एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, जिनको नहीं पता उनके लिए, इनफ्लेबिलिटी अभ्रांतता, इसको ये गुमान है कि ये गलत नहीं हो सकता, तो इसने अपने आप को एक टाइटल दे दिया महाजर का। महाजर एक उपाधि होती है, उसका मतलब ये है कि अब ये धार्मिक मसलों जितने भी मसले हैं उसमें इंटरफेयर करेगा। अगर इसने कोई डिसीजन सुना दिया कि इस धर्म के अंतर्गत ये चीज सही है और ये गलत है, तो वो फाइनल होगी, उसको कोई भी मना नहीं करेगा। तो ये मुझे बताइए कि ये मसलों का अधिकार जो सारा का सारा है, ये अधिकार इसको इस्लाम धर्म के लोग दे सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग दे सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग दे सकते हैं, क्या लोग दे सकते हैं इसको अधिकार? तो इसने खुद अधिकार ये लिया है। अगर ये कुरान के अंदर किसी तरीके का हस्तक्षेप करेगा तो फिर अधिकार नहीं दिया गया, शासक के पास नहीं था, शासक के पास इसका अधिकार नहीं था, फिर क्या करेगा शासक? यहाँ पर सिर्फ डिसीजन सुनाएगा। महाजर का मतलब क्या होगा? डिसीजन सुनाना होगा या फिर चेंजेस करना होगा? महाजर का मतलब देखो, इस बात को समझो। अभी मैंने आपको बताया इबादत खाना में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाइयाँ हुई कई सारी, उन लड़ाइयों में एक टॉपिक उठ गया, वो टॉपिक किसी भी तरीके का उठ सकता है। उस टॉपिक के अंदर ये बोल दिया गया होगा कि जो बेसिकली मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं वो जो है पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को भी मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं, और यही कि जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो भी मानते हैं ईसा को, ठीक है। मूसा को कौन मानते हैं? यहूदी लोग मानते हैं। तो कॉमन आ गए सारे के सारे प्लेयर। अब इसका डिसीजन लेने के लिए ये लोग आपस में डिसीजन नहीं ले पाए, मौलाना या मौलवी या जो भी काजी लोग थे
इस बात का डिसीजन नहीं ले पाए, तो ये किसको जाएगा डिसीजन लेने की पावर? ये जाएगी अकबर के पास, क्योंकि अकबर ने ये उपाधि अपने पास में ले रखी है। अकबर डिसाइड करेगा कि इस्लाम धर्म का वर्चस्व ईसा के समय में था या नहीं था, मूसा के समय में था या नहीं था। अब ये पूरा धर्म में हस्तक्षेप हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन सर जो ये भी कहा जाता है कि उसको मतलब कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे कि दो धर्म गुरुओं के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका जो फैसला करेगा वो तो शासक करेगा, लेकिन अगर ये बात कुरान की व्याख्या में आ जाती है तो इसका अधिकार शासक के पास नहीं था। तो ये शासक के पास नहीं था, किसके पास था? वो उनसे छीन चुका था सारे अधिकार। माजर लेने का मतलब ही यही हो गया कि उसने सारे अधिकार उन लोगों से ले लिए हैं और अपने पास में रख लिए। ठीक है, पहली बात तो ये है वो किसी भी तरीके के चेंजेस करने के लिए इस काबिल था कि वो कोई चेंज कर सकता था, तभी उसने ये उपाधि ली थी। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी पुस्तक हो, उसके अंदर वो चेंजेस करने के लिए इस कैपेबल अपने आप को मानता था। ठीक है, धीरे धीरे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठते चले गए कि आप एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति होके हिंदू, क्रिश्चियन या फिर यहूदी धर्म के ऊपर आरोप लगाने वाले कौन होते हैं, हमारे मसले में डिसीजन देने वाले कौन होते हैं। तो इसने ये उपाधि अपने पास से वापस लेना शुरू करी। इसने फिर अपने आप को लिमिटेड कर दिया। इसने बोला ठीक है, मैं हिंदू धर्म में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं यहूदी में नहीं करूंगा, बुद्धिस्ट में नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वाले धर्म में ही हस्तक्षेप करूंगा। ठीक है, तो अब क्या बोला गया? अब कुरान के जो मसले हैं या कुरान के जो फैसले जो लोगों को गुमराह या फिर सही रास्ते पे ले जाने वाली चीजें हैं, उनका डिसीजन कौन करेंगे? अकबर स्वयं करेंगे यहाँ बैठ के। तभी इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि ये किसी भी फैसले को चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि वहां के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप सुनाते रहिए आपको जो सुनाना है, और इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले सुनाए भी जिसको लोगों ने, वहां के मौलवी काजियों ने नहीं एक्सेप्ट किए, उल्टा इनके ऊपर फतवा लगाया है। तो वहां के मौलाना या काजी लोगों ने अकबर शहंशाह जो है उसी के ऊपर कई सारे फतवे लगा दिए। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो था इनका फेल हो गया। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट? जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं अभ्रांतता का सिद्धांत, जो इनको शेख मुबारक ने सजेस्ट किया था कि आप ही सुप्रीम हो, आप ही किसी धर्म के बारे में सही गलत का फैसला दोगे। ये टाइटल जो मार्जर का दिया गया था, ये भी इन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, ये दूसरा फेलियर है। इसके पास तो मोमिन की उपाधि थी, अमीरुल मोमिनीन की। हाँ। वो जो कहा जाता था कि ये खलीफा ही धारण करते थे। हाँ, अमीरुल मोमिनीन खलीफा धारण करते थे, खलीफा की उपाधि होती थी। इसके पास उपाधि स्वयं को दी गई थी, खलीफाओं को लोग देते थे। इतना फर्क। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे इनफेलेबिलिटी डिग्री वाली बात आ गई। अभ्रांतता का जो इनको भ्रम था वो मेजर लेके इन्होंने जो कायम किया था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ भी फेल हो गए। अब क्या करेंगे? अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। बोले ना तो लोग मुझे इस्लाम में रुकने देंगे, ना तो मुझे हिंदू धर्म में रुकने देंगे, और किसी भी धर्म के मैं अच्छा करने की सोचता हूँ तो सारे लोग मुझे मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं। बोले मैं कोई धर्म नहीं मानता। अब क्या बोला इसने? मैं कोई धर्म नहीं मानता, और मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ कि कोई धर्म मत मानो। ठीक, आप एक ही धर्म मानो, और वो धर्म है दीने इलाही। अगला कॉन्सेप्ट यही है इसका, दीने इलाही। ठीक है, दीने इलाही। दीने इलाही का मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखना। अब वो ईश्वर कौन है, इस पे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, वो ईश्वर कौन है ये बात नहीं समझ आ पाई लोगों को, इसलिए दीने इलाही लगभग फेल हुआ। उसके पीछे भी पढ़ेंगे। दीने इलाही में क्या करा इन्होंने एक्चुअल में, जब ये लाए 1582 में दीने इलाही धर्म को, तो दीने इलाही में इन्होंने लोगों को सबको बोला कि ऐसा है कि आप लोग सारे धर्मों को छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद में दीने इलाही को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये यूनिटी और एकता लाने वाला धर्म है। हम लोग सब एक धर्म को मानेंगे तो लोगों के बीच में हर एक तरीके का यूनिफिकेशन रहेगा। अरे मान जाओ, ठीक है, स्पैम है। ठीक, तो दीने इलाही जो है नहीं क्लियर करना पड़ता है ना, लोगों के दिमाग में कुछ भी चलता है। तो दीने इलाही के अंदर इन्होंने क्या करा, 1582 में जब ये मत मान बाहर में जाओ। दीने इलाही के अंदर क्या होता था? दीने इलाही के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने सारे धर्मों के लोगों को अपना धर्म छोड़ने को कह दिया,
और बोले कि धर्म छोड़ के आप मेरा धर्म आगे स्वीकार कर लीजिए। मेरा धर्म कौन सा है इन्हें खुद नहीं पता है और ये उस धर्म को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। दीन इलाही के अंदर इन्होंने ये बोला एक ही ईश्वर होगा, ठीक, उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है अभी भी, ठीक है, कोई नाम नहीं है, वो एक ही ईश्वर होगा और उस ईश्वर की आस्था करनी है। उस आस्था करने के लिए आपको अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो ईश्वर है उसको भी छोड़ दो, ठीक है, तो उस ईश्वर को छोड़ के आपको इनके पास आना पड़ेगा। अब प्रथाएं कैसी थी सुनिए। दीन इलाही के अंदर होता यह था कि दीन इलाही अगर किसी को अडॉप्ट करना होता था तो उसको कुछ चीजों से त्याग देना पड़ता था। वो त्याग करने की जो चीजें थी, पहला अपना धर्म त्यागेगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज अपना जो प्रॉपर्टी या जितना भी उसने यहाँ पे दुनिया में जो भी चीज बनाई है उस तमाम चीजों को न्यौछावर करके कहीं ना कहीं चला जाएगा और दीन इलाही को अडॉप्ट करेगा। तीसरी चीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ऑनर पूरी तरीके से हवाले कर देगा कि मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान मानोगे तो फिर अपना धर्म ही अपनाते रहो, आप यहाँ नहीं आ पाओगे। तीसरी चीज। चौथी चीज थी राजा जो है, किंग जो है, उसके प्रति किसी भी तरीके का अपमान नहीं व्यक्त करना है। चौथी चीज ये थी। अब ये चार चीजें थी जिसके थ्रू जो भी आएगा वो दीन इलाही का अनुयायी बन जाएगा। अब तीन चीजें तो ठीक है, चलो अपने धर्म को छोड़ दो, दीन इलाही में आ जाओ। दूसरी चीज क्या बताई मैंने? आत्मसम्मान छोड़ दो, आ जाओ। तीसरी चीज प्रॉपर्टी अपनी छोड़ दो, आ जाओ। चलो लोग इतना कर सकते हैं। चौथी चीज राजा का सम्मान ठीक करते थे, अपमान भी करते थे, सम्मान भी करते थे, लेकिन इन्होंने जो सम्मान का तरीका बताया वो बहुत अलग था। इन्होंने बोला कि सम्मान देने का मतलब ये है कि जब आप दीन इलाही को अडॉप्ट करने आओगे तो एक पगड़ी पहन के आना और उस पगड़ी को उतारना और मेरे पैरों पर रख देना, ठीक है। और उसके बाद में पैबोस प्रथा पढ़ाई थी पीछे में, पैबोस प्रथा को करना है वहां पे, मतलब पैर छूओ उनके, हाथ छूओ उनके। उसके बाद में राजा क्या करेगा, पगड़ी उठाएगा और फिर आपके सर पे रखेगा और आपको गले लगाएगा, आओ मुबारक हो आप दीन इलाही में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये प्रथा थी, ठीक। इस प्रथा को अडॉप्ट करना मुश्किल था क्या? इम्पॉसिबल ही था लोगों के लिए कि ऐसी प्रथा भी अडॉप्ट की जा सकती है ना। तो ये बड़ी मुश्किल वाली चीज थी। हुआ क्या प्रॉब्लम इसके अंदर? प्रॉब्लम ये हुई कि इस प्रथा को जब इन्होंने यहाँ पे लाए तो सबने इनकार कर दिया। इवन इनके जितने दरबार के लोग थे, दरबारी लोग ही कम से कम 10 लाख थे, आर्मी मिला के अगर हम सब बात कर रहे तो उन सब ने मना कर दिया, सभी लोग ने मना कर दिया। एकमात्र व्यक्ति जिसको बोला जाता जो अपनी मर्जी से है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बीरबल, महेश व्यास जिनको बोला जाता है बीरबल। बीरबल एकमात्र हिंदू भी बोला जाता है जिसने ये धर्म स्वीकार किया था। और टोटल इस पूरे धर्म को 10 लाख की सेना ही बात करने अगर है और उसके बाद जनता भी इतनी सारी है, उन सब में से कितने परसेंट लोग होंगे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया होगा? अगर एक तुक्का लगाओ, क्या लगाओगे? ऐसे तो 0.% में आ जाएगा, शायद 0.0012% आएगा, ठीक है। तो इस पूरे धर्म को स्वीकार करने वाले मात्र 15 से 20 लोगों का डेटा आता है, ठीक है, 15 से 20 लोग। और इस धर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, अकबर ने इसमें ईश्वर का डिक्लेरेशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आत्मसम्मान आप लोगों से छोड़ने को तो कह रहे हो, लेकिन स्वयं का आत्मसम्मान तो छोड़ नहीं, ठीक। दूसरों का सम्मान लेना हो गया है तो आप उनका सम्मान ले रहे हो, है ना। तो इस वजह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसको पूरी तरीके से खारिज या रिजेक्ट कर दिया। जब इस धर्म को अपनाने के लिए जो प्रक्रिया चालू की जाती थी तो उस जो अकबर पगड़ी पहनाता था उस पर अल्लाह अकबर लिखा होता था। तो सर ये तो सीधे धर्म की तरफ चला जाता है। हाँ देखो, उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा होता था और वो लोगों से कहलवाता भी था। जब जल्लल्लाहु और अल्लाह, ठीक है, जल्लल्लाहु और अल्लाह अकबर ये वर्ड इसलिए कहलवाए जाते थे कि ईश्वर एक है, ठीक है, लेकिन उस ईश्वर का नाम क्या है, उस ईश्वर का पहचान क्या है, वो नहीं बताया गया था। अल्लाह अकबर क्योंकि उसने बोला एक ईश्वरीय सत्ता के अंदर विश्वास करने वाला एक ही धर्म है जो इस्लाम है, और वो उसको क्या मानता है, अल्लाह के फॉर्म में मानता है, इसलिए वो क्या कहलवाता था, लोगों से अल्लाह अकबर कहलवाया करता था। मतलब एक ही ईश्वर को पूछने की बात हो रही है, उसका कारण था जिसकी वजह से वो अल्लाह अकबर कहलवाता था। जल्लल्लाहु अकबर क्यों कहलवाता था? क्योंकि अपने आप को जिल्ले इलाही बोलता था, और जिल्ले इलाही का मतलब आप उसके लिए भी बोलो सेम चीज जो आप ईश्वर के लिए बोल रहे हो। तो ये चीज वही होगी, लोगों ने इस बात से और स्वीकार नहीं किया कि हम तुमको क्यों ईश्वर माने, है ना।
तो आप हमको गुमराह कर रहे हो, हम तुमको क्यों ईश्वर माने? तो इसने जब स्वयं को ईश्वर डिक्लेयर कर दिया तो लोगों ने इससे कटना शुरू कर दिया। इस समय तक लोगों को यकीन हो चुका था कि अकबर जो है वो बुद्धि से पैदल हो चुका है, ठीक है। अभी तक तो ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से आगे बुद्धि से लगभग पैदल हो चुका है। तो इसकी ये जो नीति थी दीन इलाही वाली, ये भी पूरी तरीके से विफल हो गई, ठीक है। आप देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन आता है अकबर के दौरान किए गए तमाम कार्यों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। समीक्षा का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होता है। तो जब समीक्षा आप करेंगे तो आपको प्रशासन में कमियां नहीं दिखेंगी। जो इसने स्थानीय प्रशासन चलाया, केंद्रीय प्रशासन चलाया, उसको इसने अच्छे तरीके से चलाया, मनसबदारी फिरता सब। फिर समीक्षा किसकी करोगे? क्रिटिसिज्म क्या? धार्मिक नीतियों का। तो धार्मिक नीतियों का क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। उसमें भी अगर आ जाए धार्मिक नीतियों की समीक्षा कीजिए। अब धार्मिक को भी पॉजिटिव नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव तो पता है, क्या पॉजिटिव कर लोगे इसको? बिल्कुल कर लोगे। उसकी जो नियत थी वो लोगों के अंदर यूनिटी लाने की थी, तो वो उस विचार के साथ में इन तमाम चीजों को कर रहा था, इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए ये इसकी धार्मिक नीति हो गई। टाइम बहुत जल्दी नहीं जा रहा है। अरे अभी बहुत बचा है यार। दीन इलाही के बाद में चलिए इसकी कुछ नीतियां हैं और उन नीतियों की तरफ चलते हैं। टंकड़ मतलब सिक्कों की बात हो रही है, सिक्कों को देख लीजिए, सीधा फैक्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ाने की इसमें जरूरत नहीं है। सोने के सिक्के चलाए थे इन्हें अपने समय में, जिनको अशरफी या मोहर कहा जाता था, ठीक है। सोने के सिक्के इसके समय में चलते थे, अशरफी या मोहर उनको बोला जाता था, ठीक है। उन्होंने अपने सिक्कों को एक नए इलाही युग के अनुसार अंकित करना शुरू किया, जिसने पहले हिजरी युग का स्थान ले लिया। क्या मतलब हुआ इस बात का? जब मोहम्मद साहब गए थे वहाँ मदीना, तो वहाँ से हिजरी संवत की शुरुआत तो, और यहाँ पर इन्होंने इलाही संवत का स्टार्ट किया। हाँ बेसिकली देखो, एक हिजरी युग चलता था। हिजरी युग का मतलब इस्लाम में बहुत मान्यता मानी जाती है, मतलब इस्लामिक कैलेंडर जो चलता है वो हिजरी से चलता है। किससे चलता है? हिजरी से चलता है। हिजरी का मतलब 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख जो भी मंथ शुरू हुए वो तब से शुरू हुए जब मोहम्मद साहब वहां से मक्का से मदीना की यात्रा पर निकले थे, ठीक है। तो वो हिजरी शुरू होता है वहां से, और उसी हिजरी से लगातार अभी भी कैलेंडर चलता चला आ रहा है, ठीक है। और एक कैलेंडर होता है जो इलाही युग के नाम से इन्होंने शुरू किया। इन्होंने जब अपने सिक्के चलाए बोले आज से 1 तारीख शुरू होती है, पुरानी सारी तारीखें हटा दो, चाहे वो मोहम्मद साहब के समय की हो, चाहे जीसस क्राइस्ट के समय की हो, चाहे मूसा के समय की हो, सारे कैलेंडर हटा दो। कैलेंडर कहां से शुरू होगा? आज से शुरू होगा। लोगों ने क्या बोला होगा? भाग निकल यहाँ से। नहीं चला ना ये, वरना चल जाता ना। तो इलाही युग नहीं चला, अनाउंस किया था इन्होंने कि इलाही युग चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में अकबर ने सिक्कों पर शासक की प्रशंसा करते हुए फारसी कविता अंकित करने की प्रथा शुरू की, ठीक है। मतलब उसके अंदर शासक जो होंगे उनकी तारीफें लिखी जाती थी, और ऐसा लगभग हम लोग कब तक देखते हैं? जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी रूल कर रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों के दौरान भी सिक्कों के ऊपर उनका तमाम तारीफों को बयान किया जाता था। कोई विक्टोरिया का फोटो है तो उसके नीचे उनकी तारीफें लिखी होती थी, कुछ ना कोई पोइट्री की फॉर्म लिखी होती थी, ठीक है। चलो इसके बाद में टंकड़ के बाद में पॉइंट्स के बाद में आते हैं अकबर के 9 रत्नों के ऊपर, ठीक है। अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस किसका है? बीरबल का, ठीक है। बीरबल को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है। बीरबल को उनके मुख्य सेनापति होने के नाते भी दिया जाता है, और साथ ही साथ में एक बहुत कुशल व्यक्ति थे जिनका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता था, है ना। मतलब अगर एक कोई भी किसी भी समस्या के अंदर यहाँ पे अकबर फंस जाता था तो उसका सीधा सीधा सोल्यूशन किसी के पास ना होके बीरबल के पास जरूर होता था, ठीक है। तो हर समस्या से निकालने के लिए बीरबल वहां पे मौजूद होते थे। बीरबल को अपने 9 रत्नों में सबसे बड़ी उपाधि इन्होंने दी थी, और दूसरा अगर कोई व्यक्ति माना जाए तो वो मानसिंह थे, ठीक है, जिनको इन्होंने ये उपाधि दी थी। बीरबल को उपाधि देने के पीछे ये भी था कि वो जितनी तेजी से माइंड चलाते थे उतनी तेजी से उनकी तलवार भी चला करती,
ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के योद्धा नहीं थे, वो वीर योद्धा भी थे। मतलब अगर किसी युद्ध भूमि में भी जाते थे तो युद्ध भूमि के अंदर भी किला फतेह करके ही आते थे। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको युद्ध भी बताए हैं, कॉन्क्वेस्ट भी बताए हैं, जहां बीरबल स्वयं गए हैं और उन्होंने वहां पे जाकर उसको कैप्चर किया। ठीक है, तो बीरबल जो है उनकी कहानियां बहुत सारी हैं और ये आप लोग को पहले ही होमवर्क में एक टॉपिक मिल चुका है। बीरबल के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोग रिसर्च करेंगे, पढ़ ही लेंगे। तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल और अबुल फैजी ये दोनों नौरत्न और दोनों भाई थे। और भाई है मतलब पुत्र है शेख मुबारक के। शेख मुबारक धार्मिक नीतियों के बारे में अकबर को सजेशन देते थे और ये दोनों उनके नौरत्न बनके उनके दरबार के अंदर सजेशन दिया करते थे। ठीक है, ये नौरत्न वो है जो रीजन है बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर का सक्सेस अगर हुआ या अकबर यहाँ पे 50 साल तक राज्य कर पाया तो उसके पीछे ये 9 लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए पहले अबू फजल है, पॉपुलर किसके लिए? आईने अकबरी और अकबरनामा के लिए। ये दोनों राइटिंग्स हैं इनकी जिसमें इन्होंने अकबर के बारे में तमाम तारीफों का वर्णन किया है। ठीक है, तो अगर आपको अकबर की तारीफें कहीं ना मिलती हो तो आप कहाँ जा सकते हैं? अकबरनामा को पढ़ने जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। अब्दुल रहीम खाने खाना एक महान कवि भी है, बाबरनामा का तुर्की में इन्होंने ही अनुवाद किया है। इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है जो यहाँ लिखा है। फारसी, ये जितने भी कन्वर्जन ट्रांसलेशन हो रहे हैं ना ये फारसी में ही होंगे क्योंकि मुगल दरबार की भाषा कौन सी है? फारसी ही है। ठीक है, तो फारसी में ही होगा। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक, खाने खाना की उपाधि इन्हें कब मिली थी? खाने खाना की उपाधि कब मिली थी? बैरम खान के पुत्र है ना ये, तो बैरम खान की हत्या के बाद में खाने खाना की उपाधि हाँ इनको अकबर ने दी और अपना 9 रत्नों में शामिल किया था। ठीक, बीरबल है। उसके बाद में मिर्जा अजीज कोका, ठीक है, मिर्जा अजीज कोका या फिर इनको नाम एक और दिया जाता है कोटाल ताश। इनको एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा है। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा क्यों बोला जाता है? ये सर बाबा जी मुझे प्याज खाते थे, 2 प्याज खाने के साथ 2 प्याज खाते। सच में? ऐसे ही खाने के साथ 2 प्याज खाते। ये मैं बता रहा हूँ इनके बारे में, ये कुक थे। ठीक है, कुक थे। ठीक, मतलब इनके दरबार के अंदर जो अच्छे स्वादिष्ट खाने बनते थे उसके लिए मुल्ला दो प्याजा का ही सजेशन आता था और यही सजेस्ट करते थे कि अब क्या क्या बनना चाहिए, कैसे कैसे बनना चाहिए। ठीक है, पनीर दो प्याजा सुना होगा, चिकन दो प्याजा सुना होगा, मुल्ला दो प्याजा भी सुना होगा। ठीक है, तो इन सब के अंदर कॉमन क्या? 2 प्याज है। ठीक है, 2 प्याज है सबके अंदर कॉमन। तो 2 प्याज का मतलब मुल्ला दो प्याजा को ये टाइटल इसलिए मिला था, एक तो जो इन्होंने बताया 2 प्याज खाने के साथ बैठ के खाते थे तो मजाक मजाक में इनको 2 प्याजा नाम दे दिया गया। मुल्ला दाढ़ी वाड़ी थी इनकी तो उस वजह से मुल्ला बोला जाता था इनको। ठीक है, 2 प्याजा इनको इसलिए बोला जाता है, इन्होंने एक बार एक डिश बनाई थी। ठीक है, जो चिकन की डिश थी। ठीक है, चिकन 2 प्याजा ऐसी कोई डिश पहले थी ही नहीं, कभी नहीं। इनके समय में इन्होंने एक डिश बनाई थी जिसको चिकन 2 प्याजा का नाम दिया गया था उस समय। इसी वजह से बोला गया कि इस 2 प्याजा व्यक्ति ने चिकन 2 प्याजा बना दिया, तो इस मुल्ला व्यक्ति ने चिकन 2 प्याजा बनाया इसलिए इसको मुल्ला 2 प्याजा बोला गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे इन्वेंशन होते थे। ऐसे लखनऊ के अंदर बहुत पॉपुलर है काकोरी। ठीक है, काकोरी एक तो किसके लिए फेमस है? रेल डकैती जो हुई थी और दूसरा कबाब के लिए फेमस है। ठीक है, काकोरी कबाब के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी कबाब का मतलब होता है गलावटी कबाब। उस समय में क्या होता था? गलावटी का मतलब क्या होता है? बहुत मुलायम से होता है, मतलब मुंह में रखो पिघले खत्म, ऐसा वाला होता है। ठीक है, तो नहीं तुम लोग खाओ मत, मैं खिला नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ तुम लोग को, स्टोरी बता रहा हूँ। पहले नवाब जो होते थे, नवाब क्या होते थे? एक नवाब थे वहां वाजिद अली शाह। ठीक है, पढ़ोगे इतिहास के अंदर। तो नवाब की क्या स्टोरी है? उनके दांत जो थे कमजोर हो गए थे या गिरने वाले थे या गिर चुके थे, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो उन्होंने अपने दरबारियों से बोला कि कोई एक ऐसी डिश बनाओ कि जो डिश जो है वो मुंह में जाते ही घुल जाए और पेट भी भर जाए। ठीक है, तो उन्होंने इस डिश का इन्वेंशन किया था, काकोरी कबाब का। ठीक है, और काकोरी को बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो हाथों से जो थे वो थोड़ा जैसे किसी का हाथ ऐसे खराब नहीं होता है तो बोला जाता है, उसको लूला बोला जाता है जिस तरीके से ऐसे, तो उनको टुंडा बोला जाता था।
क्या बोला जाता है? उस कबाब का नाम पड़ गया टुंडे कबाबी। ठीक है, तो लखनऊ में बहुत पॉपुलर है, टुंडे कबाबी के नाम से जाना जाता है। वो डिश उन्होंने उस समय बनाई थी ऐसे जाना। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, उसको पढ़ने के लिए बिल्कुल भी अपना ध्यान मत लगाइए। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें हैं, बस आगे की बात तो बता रहा था। ठीक है, इसी चीजों पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ। ये फैक्चुअल चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है, ऐसी कहानियां बीच बीच में सुनते रहोगे तुम लोग। इसके बाद में फैजी हैं, अबुल फैजी जिनको बोला जाता है, इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, लीलावती ओरिजिनल किसके द्वारा रचित पुस्तक है? लीलावती किसकी पुस्तक है? और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया। लीलावती किसके द्वारा लिखी गई किताब है? अरे अरे क्या? कलावती लीलावती नहीं पता तुम लोग को? सत्यनारायण बोल दी। लीलावती बहुत पॉपुलर किताब है, लिखी गई। भास्कर सेकंड कहाँ? गूगल देख लिया? इतनी देर में तो गूगल पे दिख ही जाता है। पढ़ा था? हाँ एग्जैक्टली, लीलावती बहुत पॉपुलर किताब है, भास्कर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था और इन्हीं की देखरेख में महाभारत का भी फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, इसके बाद में राजा मानसिंह एक मनसबदार थे और इनको कितनी रैंक मिली थी मनसबदारी की? 7000। ठीक है, 7000 रैंक इनको मनसबदारी की मिली हुई थी, राजा मानसिंह। और साथ में और लास्ट कौन है? राजा साथ में लास्ट नहीं, साथ में कौन से? राजा टोडरमल। ये वित्त मंत्री है। अकबर ने इन्हें दीवाने अशरफ की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, दीवाने अशरफ का मतलब होता है सुप्रीम। तो दीवान का मतलब डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे सुप्रीम जो व्यक्ति होगा उसे दीवाने अशरफ की उपाधि से नवाजा जाएगा। उसके बाद है फकीर अज़ियुद्दीन। फकीर अज़ियुद्दीन ये अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से थे, उनके सैन्य कमांडर भी थे। ठीक है, और उनको धार्मिक नीतियों के बारे में जो भी सजेशन थे ये दिया करते थे। ठीक है, तो फकीर अज़ियुद्दीन इनका नाम है। फकीर अज़ियुद्दीन। फकीर अज़ियुद्दीन। ठीक, उसके बाद तानसेन के बारे में तो आप लोग जानते ही कि जब संगीत बजाते थे तो बरसात हो जाती। ठीक है, होता ना? हाँ? होता था नहीं होता? मतलब म्यूजिक बजाते थे तो बारिश होना शुरू हो जाती, दीपक जल जाते थे सारे के सारे, ऐसा हो जाता था। सुना है? आज के समय में दीपक बुझ जाते हैं जब लोग गाना है। ऐसे सिंगर आ गए। ठीक है, तो तानसेन एक संगीतकार है इस समय में। ठीक है, ग्वालियर के राजा के अंडर में संरक्षण था इनको। और इनके समय में एक बहुत बड़े कवि भी रहे अकबर के समय में। कौन थे? तुलसीदास। और तुलसीदास को बहुत ही ऑफर किया था अकबर ने अपने नौरत्नों में शामिल करने के लिए, लेकिन तुलसीदास ने लगातार मना कर दिया। ठीक है, तो वो शामिल नहीं हुए। तुलसीदास उस समय के आप लोग जब पढ़ोगे ना भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन में वन ऑफ द संत थे। और संतों को दरबार से कोई मतलब नहीं होता, तो वो संत की ही अपनी पूरा जीवन जीते रहे, उन्हें कोई मतलब ऐसा था। ठीक है, इसके बाद में वास्तुकला या कला वो रह गई है थोड़ी सी। ठीक है, टाइम हो चुका है, तो कला वास्तुकला के बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे। और भी कुछ मिसलीनियस चीजें अगर अकबर से रिलेटेड बची होंगी तो कल बता देंगे। ठीक है, बाकी जहांगीर पढ़ेंगे। तुम नहीं बोल सकते, तुमने जब मांगा तो बोलो। इसको यही रहना लगा संभाल के रख दो।